स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपी डीएलएड का विषय पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण यह पूरी इकाई 3 10 अंकों की आती है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लेकर आया हूं एमपी डीएलएड का विषय पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का इकाई 3, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन एवं मूल्यांकन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अंक विभाजन की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, साथ ही साथ लघु उत्तरीय अति लघु उत्तर प्रश्न उत्तरों की। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप 10 अंक हासिल कर सकते हैं। जी हां, अगर आप बीएड की परीक्षा पास करना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट चेक करो। चैनल पे प्लेलिस्ट में हर एक विषय के वीडियो लेक्चर बने हुए, आप सारे वीडियो लेक्चर देखकर बीएड की परीक्षा बहुत आसानी से पास कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो और आपके पास नोट्स नहीं है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिसे पढ़कर आप बीएड की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हो। जी हां, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसका नाम है पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। जी हां, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस इकाई 3 के इसके अंक विभाजन की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो इस अंक विभाजन की बात करें तो इसमें कुल 10 अंक आवंटित है। जी हां, इस पूरी इकाई 3 पर कितने अंक आवंटित है? 10 अंक आवंटित है, जिसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ कितने आएंगे? कुल 2 आएंगे, सिर्फ 2 ही आएंगे। और मैं आपको 10 वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, उस 10 में से ही 2 आएंगे 100% गारंटी के साथ। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो मिस मत करना। 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी अति लघु उत्तरीय वाले कितने प्रश्न आएंगे? 2 2 2 4 हो गए। फिर और ये 2 नंबर का यानी 6 और 4 नंबर का 1 प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना आएगा? 1 आएगा 4 नंबर का, तो वो हो गया भाई टोटल 10। तो इस प्रकार से 4 4 8 और ये 2 10, तो इस प्रकार से 10 अंक आवंटित है। और इस इकाई पर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ कि तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन। तो आकलन और मूल्यांकन अगर पाठ का नाम है तो सारे प्रश्न किससे जुड़े होंगे? आकलन और मूल्यांकन से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट की अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा, आपकी एक ब्लेसिंग्स, एक दुआ होगी मेरे लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं यहां पर सबसे पहला प्रश्न, छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। भाई, छात्रों का गुणात्मक और मात्रात्मक वर्णन कैसे पता चलता है? मूल्यांकन से। याद रखिएगा, छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन कैसे प्रस्तुत होगा? भाई, मूल्यांकन करने से। मूल्यांकन से ही छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत हुआ। ये तो बात हो गई मूल्यांकन की। फिर दूसरा, बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में क्या सहायक होता है? मूल्यांकन। भाई, अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा छात्र की कितना उसकी विकास हो रहा है, वो पिछड़ रहा है विकास में, आगे बढ़ रहा है। अगर कोई छात्र विकास में पिछड़ रहा है तो हम मूल्यांकन से पता चलेगा, फिर हम उस पर और ध्यान देंगे। तो उसका मूल्यांकन करने से क्या फायदा होगा? उसके विकास के बारे में पता चला, है ना। तो वही बालकों का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगला देखिए, मूल्यांकन की निरीक्षण विधि गुणात्मक होती है। जो मूल्यांकन होता है उसकी निरीक्षण विधि कैसी होती है? गुणात्मक होती है। जी हाँ, मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि होती है वो गुणात्मक होती है। अगला, शैक्षिक मापन की प्रक्रिया परिमाणात्मक होती है। जी हाँ, शैक्षिक मापन अगर करना है तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये परिमाणात्मक होगी। इसमें भाई परिणाम जरूर मिलेगा, इसमें, है ना, इसमें परिणाम नजर आएगा। अगला, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? प्रामाणिक होती है। मानी हुई प्रामाणिक परीक्षा है, एकदम माना गया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से भाई बड़े लाभ होते हैं, फायदे होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है प्रामाणिक होती है, प्रमाण सहित है। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 4 में से 1 चुनना होता है, गलत चुन दिया तो नेगेटिव मार्किंग होते हैं। जिससे सही ज्ञान होगा विषय का, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, गहन अध्ययन किया होगा, वही सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बना पाता है। ठीक, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? प्रामाणिक होती है। अगला प्रश्न, निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते। अगर आपको निबंधात्मक परीक्षा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर वाली परीक्षा लिखने मिले तो उस परीक्षा में बालक जो है या तो रट के आ सकता है या फिर वो अपने मन से कुछ भी लिख सकता है। तो इससे ये पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे का ज्ञान सही है कि नहीं, इसका कोई मानक नहीं है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। तो हम ये नहीं जान सकते कि निबंधात्मक परीक्षा ऐसे लेनी चाहिए या वैसे लेनी चाहिए, या इससे फायदा होगा उससे नुकसान होगा। तो निबंधात्मक परीक्षा का कोई मानक विकसित नहीं हुआ अभी तक, उससे कोई मानक विकसित नहीं होते हैं।
अगला, अपने अध्यापकों के लिए छात्र हमेशा अपरिपक्व होते हैं। जी हाँ, अपने अध्यापकों के लिए जो छात्र होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। जैसे कि मैं अगर शिक्षक हूं तो मेरे जो छात्र होंगे मैं उन्हें ऐसा समझता हूं कि वो बहुत आगे चले गए, बहुत एक्सपर्ट है। नहीं, मैं समझता हूं कि इसे और सीखने की आवश्यकता है, ये अभी थोड़ा सा अपरिपक्व है, यानी मैच्योर नहीं हुआ है, इमेच्योर है ना। तो अध्यापक हमेशा छात्र को और अच्छा और नया सिखाने की कोशिश करता है। तो अध्यापकों के लिए छात्र हमेशा अपरिपक्व होते हैं। अगला, भाई शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। अगर किसी संस्था में अच्छे शिक्षक होंगे तो मूल्यांकन करना पड़ेगा कि शिक्षक अच्छे है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं, छात्र उनसे खुश है कि नहीं, पढ़ाई अच्छी हो रही नहीं, छात्रों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा मूल्यांकन अगर कोई संस्था करता है तो उसकी संस्था में बच्चे खुश रहेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सुधार होगा, है ना। तो शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। जी हाँ, शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। अगला देखिए, सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की रुचि होनी चाहिए। जो सामुदायिक कार्य होते हैं उसमें शिक्षकों की क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। क्योंकि जो सामुदायिक कार्य होंगे उसमें शिक्षक ही रुचि नहीं लेगा। अगर मैं शिक्षक हूं, हमारे हमारे गांव में, हमारे शहर में सफाई अभियान चल रहा है और मैं ही उसमें भाग नहीं लेता हूं, तो मैं अपने छात्रों को कैसे सिखाऊंगा, उन्हें कैसे प्रेरित करूंगा, कैसे उदाहरण प्रस्तुत करूंगा उनके सामने। तो अगर मैं सफाई अभियान में भाग लेता हूं, अगर मैं एक अच्छे रास्ते पर चलता हूं, तो मुझे देखकर मेरे छात्र मेरा अनुकरण करेंगे, मुझसे सीखेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। तो हमें भी उसमें रुचि दिखानी चाहिए। तो शिक्षक को भी सामुदायिक कार्यों में रुचि होनी चाहिए। अगला देखिए, भाई पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्ययन समिति करती है। जो पाठ्य वस्तु होती है यानी सिलेबस जो होता है उसको कौन बनाता है, उसे कौन डिसाइड करता है। टीचर तो डिसाइड नहीं करता, ना स्टूडेंट डिसाइड करता है, सरकार भी डिसाइड नहीं करती। सरकार ने जो ग्रुप बनाया है, जो अध्ययन समिति बनाई है, वो समिति डिसाइड करती है, निर्धारण करती है कि हाँ बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, टीचर जो है बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, वो सारी बातें यानी पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्ययन समिति करती है। ठीक, तो ये हो गया हमारे 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन्हीं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से एक जरूर आएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है मूल्यांकन। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है मूल्यांकन। दोनों का उत्तर मूल्यांकन ही है। ठीक, अगला, मूल्यांकन की निरीक्षण विधि गुणात्मक होती है। शैक्षिक मापन की प्रक्रिया परिमाणात्मक है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रमाणिक होती है। फिर निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते हैं। और भाई अपने अध्यापकों के लिए हमेशा छात्र अपरिपक्व होते हैं। शिक्षक जो है मूल्यांकन से, शिक्षक का मूल्यांकन करने से संस्था में सुधार होता है, चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, सुधर जाएगी अगर अच्छे टीचर का मूल्यांकन करेंगे, अच्छे टीचर लाएंगे तो। फिर सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों को भी रुचि होनी चाहिए, है ना। जो सामुदायिक कार्य होंगे जैसे कि सफाई अभियान हो गया, वृक्षारोपण हो गया, या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम है, तो इनमें अगर शिक्षक भाग लेगा तो छात्रों को भी रुचि आएगी। पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्ययन समिति करती है। जो सिलेबस है, जो पाठ्य वस्तु है, उसका निर्धारण कौन करता है, अध्ययन समिति करती है। चलिए, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न, जो 2 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं और हो सकता है 1 नंबर के लिए भी पूछ दे। तो ऐसे प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला, अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं। ई पोर्टफोलियो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सेव रखना जानकारी, पोर्टफोलियो की जानकारी। ठीक है, तो ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं। पहला तो भाई ई पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, इसका किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। ठीक, और इसमें निश्चित नियम का अभाव कि भाई किस तरीके से बनाएंगे, एक पर्टिकुलर नियम, एक निश्चित नियम नहीं है इसमें। कोई भी जैसे चाहे वैसे कोई भी बनाता है, तो कोई गलत कोई सही बनाता है, कुछ कुछ कमी रह जाती है। तो अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में पहली समस्या ये है कि भाई इसमें निश्चित नियम का अभाव है ना, इसमें कोई नियम नहीं बना हुआ है निश्चित। दूसरा कि इसमें उपयुक्त मार्गदर्शन का भी अभाव है, इसमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। ठीक, एक अच्छे पोर्टफोलियो में बनाने के लिए कमी यह है कि अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं देता है, ये गड़बड़ी है। अगला देखिए, मापन क्या है भाई, मापन किससे कहते हैं। मापन का अर्थ होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, किसी भी चीज से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना। अगर मान लो हम बात करें कि एक छात्र है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है कक्षा में, लेकिन उसका आकलन करना, उसका मापन करना है, तो हम देखेंगे उसको गणित में कितने नंबर आते हैं, अन्य विषयों में कितने नंबर आते हैं, खेल कूद में उसकी रुचि कैसी है। ऐसा कर करके हम कुछ कुछ उसके आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ हमने माप लिया है, ये छात्र ऐसा है। ठीक, तो मापन का अर्थ है मुख्य आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित है ना। अगला, ई पोर्टफोलियो के लाभ बताए भाई। ई पोर्टफोलियो से फायदा क्या है भाई, कंप्यूटर में अगर सेव है, पहले पोर्टफोलियो फाइल में बनता था तो फाइल गुम हो सकती है, फाइल पुरानी हो सकती है, फाइल को हर जगह लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो कंप्यूटर में सेव है जानकारी छात्र की, उसके डेट ऑफ बर्थ से लेकर सब कुछ, तो तुरंत पता चल जाता है। जैसे अभी हमारा आधार कार्ड, हम कहीं भी जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैन करो, आधार कार्ड की पूरी जानकारी, हमारे आंखों का रेटिना, मोबाइल नंबर, एड्रेस, है ना, सब कुछ उसमें पता चल जाता है। तो ये बहुत आसान है। तो ई पोर्टफोलियो का पहला लाभ है कि भाई मनोवैज्ञानिक लाभ है,
आसान है, यहां से वहां सुगम्य है ना। मनोवैज्ञानिक लाभ है, खूब सारा मेहनत नहीं करना पड़ता है, कंप्यूटर में सब सेव है, सर्वत्र उपलब्ध है, आप कहीं भारत भर में घूम लीजिए, जहां फिंगरप्रिंट स्कैन करोगे वहां जानकारी मिलेगी, है ना। छात्रों की जानकारी कंप्यूटर में एक बार सेव है तो जहां चाहे वहां लॉग इन करके आप देख सकते हो इंटरनेट पे, है ना। और सुगम्य है, बहुत आसान है, कम लागत में कम पैसे में खर्चा, कोई फाइल नहीं खरीदनी, कोई महंगा नहीं है, कुछ नहीं, आराम से सेव करते चलो। एक बार आपने कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा तो रोज सेव करते चलो, कोई खर्चा नहीं आने वाला। तो ये फायदे हैं इसके। अगला देखिए, कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक क्या है, जिसे कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जितनी भी अभी सरकारी परीक्षाएं होती है भर्ती की, देखना आप, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, और एनपीटीईटी अभी हुआ था वर्ग 3 का, उसमें भी सभी में भाई क्या होता है, ये कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक रहते हैं। यानी कि इसमें जो प्रश्न उत्तर रहते हैं वो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से रहते हैं, और उसमें से 4 विकल्प में से एक विकल्प चुनना होता है, और कंप्यूटर हमारे विकल्प को दर्ज कर लेता है, फिर वो उत्तर भी बना लेता है, सही गलत है, और रिजल्ट भी बना लेता है। तो ये कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक जो होती है सुगम्य है, पेपर की बचत होती है, समय की बचत होती है, और बहुत अच्छा है, चेक करने में बड़ी आसानी होती है क्योंकि कंप्यूटर खुद ही चेक कर लेता है। तो ये सारी बातें जो है कंप्यूटर प्रश्न बैंक पर आधारित होती है। तो ये तो हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हमने लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लिए। अब बढ़ेंगे कुछ अन्य लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ा सा भी लाभदायक लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस इस तरह के बनाकर लाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट कीजिए वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अगली वीडियो आपको कैसी चाहिए, ये आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15, जो कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके बतलाइए। भाई किन तरीकों से, किन तकनीक से विद्यार्थियों का अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी बच्चे सीख रहे हैं कितना, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करें, इसको कैसे नापेंगे, किस तरीके से। तो पहला है अवलोकन विधि। भाई अवलोकन देखकर, है ना, अवलोकन किया जा सके, तो अवलोकन विधि से। अब मैंने ऐसा प्रश्न लिखा है, उत्तर ऐसा लिखा है, तो आप भी ऐसा मत लिख देना। आपको परीक्षा में लिखना कैसा है, पहले लिखिए कि विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित दिए गए हैं, डैश दे दीजिए, फिर नंबर 1 अवलोकन, फिर उसमें भी डैश देकर थोड़ी सी थ्योरी लिखिए कि अवलोकन विधि के द्वारा विद्यार्थियों का, छात्रों का अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें हम अवलोकन करके उनका मूल्यांकन कर सकते हैं कि उतना कितना उनका विकास हुआ है, कितना उन्होंने अधिगम किया, उनके अधिगम का स्तर क्या है। नंबर दूसरा प्रदत्त कार्य, यानी उन्हें होमवर्क देकर, उन्हें कार्य देकर कि कोई बच्चा कितना लिख पा रहा है कितना नहीं, ये देखकर भी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आप देखते हैं गणित का जो टीचर है वो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लास में बनाता है और उसके बाद होमवर्क दे देता है। आप देखे होंगे ना, छात्रों को गृह कार्य मिल जाते हैं। तो जो छात्र प्रदत्त कार्य दिए वह कार्य बनाकर आते हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए, जिसने 10 के 10 बना लिए वो छात्र, अच्छा भाई हो गया मूल्यांकन। जिसमें 10 में से एक भी नहीं बनाए भाई उसको नहीं आया, उसका मूल्यांकन ये भी पता चल गया कि उसने कुछ नहीं सीखा, है ना। फिर प्रयोजना कार्य, यानी प्रैक्टिकल वाला वर्क देके, प्रैक्टिकल का काम देकर भी जाना जा सकता है। साथ ही साथ पड़ताल, जांच पड़ताल की जा सकती है। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड निर्धारण सिस्टम भी किया जा सकता है कि क्लास में जो बच्चे सारे होशियार है, जो 10 के 10 क्वेश्चन बना रहे हैं उनको ए ग्रेड में रखो, जो बच्चे 10 में से 7-8 प्रश्न बना रहे हैं उनको बी ग्रेड में रखो, और जो 5 प्रश्न बना सी ग्रेड, और जो कुछ भी नहीं बना रहे उसको डी ग्रेड में रखो। तो ऐसे मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सब मूल्यांकन करने की क्या है, विधियां हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आकलन के चरणों का वर्णन कीजिए। जो आकलन होता है उसके चरण, भाई 3 चरण होते हैं आकलन के, तो आप लिखेंगे आकलन के कुल 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में भाई सूचनाओं के स्रोत क्या होंगे, यानी किस स्रोत से सूचना मिलेगी, अखबार से, न्यूज़पेपर से, या छात्रों के बारे में सूचना कहां से मिलेगी, उनकी कॉपी जांच के, उनके माँ बाप से, उनके दोस्तों से, कैसे मिलेगी। दूसरा चरण होगा सूचनाओं को दर्ज करना। जो सूचना प्राप्त हुई है उसको लिखिए, दर्ज कीजिए। और तीसरा, जो सूचना हमने दर्ज कर ली है उन सूचनाओं का अर्थ निकालिए कि जो एकत्र सूचना है कि हाँ छात्र होशियार है, घर पर पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे, तो इससे क्या अर्थ निकला, तो इस प्रकार का अर्थ निकालिए। तो इन 3 चरणों में भाई आकलन किया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण के निम्न टूल्स पर टिप्पणी कीजिए। भाई जो टूल्स होंगे, यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण जब निर्माण करेंगे तो कुछ चीजों की मदद से, तो उन्हें टूल्स कहते हैं। तो कौन से टूल्स पे टिप्पणी करनी है, तो हॉट पोटैटोज, गूगल, सर्वे मंकी, ये सब वेबसाइट्स हैं, ये सब जो है एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, जिनकी मदद से हम आकलन मूल्यांकन करते हैं।
गूगल हॉट पोटैटोस जो है एक वेबसाइट है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आकलन करने की विधियां देख सकते हैं। गूगल पे तो आप सब कुछ जानते हैं, गूगल क्लासरूम्स होता है, गूगल साइट्स होती है, सब जानते हैं। वहां पर परीक्षा लेने का, नोट्स देने का, प्रोजेक्ट देने का, असाइनमेंट देने का सब कुछ होता है। सर्वे मंकी ये भी ग्रुप है जहां पर कैसे हम आकलन करेंगे, कैसे पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर दिया होता है। जी हाँ, उसके बाद देखिए ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण बताइए। भाई ई पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाएगा? तो ई पोर्टफोलियो बनाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट की सेवा चाहिए, है ना, वेब स्पेस चाहिए। आप यानी आपको इंटरनेट पे आपको वेब स्पेस यानी कि आपका एक पेज होना चाहिए। पेज जो है वो बनाया जाता है, खरीदा जाता है पैसे देकर, है ना, उसका मंथली चार्ज लगता है, महीने का किराया लगता है। इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। गूगल साइट्स की सहायता से भी www.portfolio.com, www.eportfolio.com ऐसा आप डाल सकते हैं, तो वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप खुद सिखाया जाएगा चरणबद्ध तरीके से कि कैसे पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये 18 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस वीडियो को रुककर इसको देख भी सकते हैं, वीडियो को रोककर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। साथ ही साथ अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए ताकि जब भी नई वीडियो लाऊंगा इस अगले इकाई की तो सबसे पहले आपको मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे लगी और वीडियो में आप क्या चेंज चाहते हैं, ये भी जरूर लिखिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फैक्ट्स, न्यूज, वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपको संपर्क कर लीजिए, वहां पे आपको फुल कोर्स का नोट्स मिलेगा, डीएलएड का सभी विषयों का पूरा नोट्स मिलेगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे विषय के वीडियो बने हैं, सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वहां पे पूरी जानकारी मिलेगी, डीएलएड की पूरी परीक्षा पास कर जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।